Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, चलिए ma'am. सब वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और कोई रहता है ज्वाइन करने वाला? मैं सबने कर लिया है 41 स्टूडेंट्स. करूँ स्टार्ट? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ओके. अभी भी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. ओके. ठीक है. स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. कल हमने टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था वो पढ़ा था, हमने देखा था उसमें लीनियर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल. सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में आपने दो पढ़े थे, एक ऑब्लेट और प्रोलेट. और ऑब्लेट और प्रोलेट की आपने कंडीशन पढ़ ली थी, where IA is less than IB equals to IC, that is your prolate, and when IA is greater than other two, that is your oblate molecule. प्रोलेट मॉलिक्यूल्स की जो शेप होती है वो सिगार शेप होती है, और जो ओबलेट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर लाइक डिस्क शेप और पैनकेक शेप. ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब आगे हैं आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल. अब स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल, स्फेरिकल से ही हमें पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल की जो सिमेट्री होगी वो स्फेरिकल होगी. स्फेरिकल होगी इसका मतलब वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा, राइट? तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा. इसमें क्या होता है कि सारी जितने भी मॉलिक्यूलर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट इज आई ए इक्वल्स टू आई बी इक्वल्स टू आई सी. इसमें सारी की सारी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होंगी? इक्वल होंगी. ये इक्वल कब होंगी? जब आपका मॉलिक्यूल टोटली क्या होगा? सिमेट्रिक होगा. मीन सिमेट्रिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? आप कहीं से भी उसको देखोगे तो आपको सही दिखेगा. इसमें जनरली आपके जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में जनरली आपके जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो सिमेट्रिक होते हैं, जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल्स आपके स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं. लाइक एग्जांपल है मीथेन. सिंपल एग्जांपल मीथेन क्या है आपका? CH4. अगर मैं एक भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं किसी और एटम से तो वो स्फेरिकल टॉप नहीं बनेगा. वो क्या बन जाएगा? आपका सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल बन जाएगा. ठीक है, तो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स में आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल्स आएंगे, लेकिन वो कौन से होंगे? जो आपके जिसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई होगी. जैसे अगर हम इनके हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं F से, क्लोरीन से या किसी और एटम से, तो वो क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन होगी ना. तो वो सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी चाहिए. तो देखो इसमें क्या है कि आई ए जो है वो पास कर रही है CH मॉलिक्यूल से, CH साइड से आई ए. ये आपको दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. ठीक है, आई ए से पास करेगी तो आपके बाकी के 3 हाइड्रोजन जो हैं वो आपके क्या करेंगे? रोटेट करेंगे. तो और वैसे ही आपकी आई बी जो है जब वो पास करेगी तो आपके बाकी CH से पास करेगी दूसरी वाली साइड से, तो आपके बाकी के 3 हाइड्रोजन जो है वो रोटेट करेंगे, रिलेटिव पोजीशन अपनी चेंज करेंगे. वैसे जब आपकी IC पास करेगी तो वो आपके अगेन CH बॉन्ड से निकलेगी, तो बाकी के हाइड्रोजन जो है आपकी रिलेटिव पोजीशन चेंज करेंगे. तो इसमें हो क्या रहा है कि हर टाइम आप रोटेशन दे रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और अलोंग आई ए, आई बी, आई सी
आपके सिर्फ 3 हाइड्रोजन ही जो है वो रिलेटिव पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और इसमें क्या है कि जो आपका सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, कार्बन पे होगा, क्योंकि जो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो क्या है, सेम एटम है, सेम एटम्स की वजह से ये स्फेरिकल सिमेट्री होगी और आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ लाई करेगा, आपका कार्बन पे लाई करेगा। तो सारी की सारी ये जो एक्सिस है वो आपके कार्बन से ही पास करेंगे। लेकिन कल हमने जो बात की थी ओब्लेट और प्रोलेट मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो एग्जैक्टली कार्बन पे नहीं होगी, वो समवट बिटवीन फ्लोरीन और कार्बन के बीच में थी। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी वो एग्जैक्टली कार्बन पे होगी, इसीलिए हर टाइम पे जो आपकी रोटेशनल एक्सिस है वो एक CH बॉन्ड से जो है वो पास हो रही है। ऐसे पेन से दिखाने की जरूरत तो नहीं है, नो मैम। पेंसिल से ठीक है, समझ आ रहा है ना सबको कि किस तरह से होगा, Yes, ma'am. समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी सारी की जो आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो, तो ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को अब स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब देखो कार्बन के साथ सारे के सारे सेम एटम्स जो है वो जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन वगैरह। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे एटम जो कार्बन के साथ जुड़े हुए सारे सेम है। तो सारे एक दूसरे का जो भी इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, वो क्या होगा, ये कैसे भी डायरेक्शंस में तो एक दूसरे का ये जो वो जो क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो चार्ज क्रिएट हो रहा होगा और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रहा होगा, तो वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। तो इन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, और जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा वो आपके क्या होंगे, माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे। राइट, वो माइक्रोवेव इनएक्टिव होंगे ना, क्योंकि माइक्रोवेव इनएक्टिव का मतलब है कि वो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा शो नहीं करेंगे। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, कल जब लेक्चर स्टार्ट किया था, कि सिर्फ जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वही आपका जो है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा जो है वो शो करते हैं, वही मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जो स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके सारे क्या हैं, माइक्रोवेव इनएक्टिव हैं, इनमें जो है वो डाइपोल मोमेंट नहीं होता, इसलिए ये माइक्रोवेव इनएक्टिव है। माइक्रोवेव एक्टिव होने के लिए आपकी फोरमोस्ट कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स आ गए, अब जैसे CH4, P4, CCl4, अब ये सारे क्या हैं, आपके स्फेरिकल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है। स्फेरिकल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री क्या होगी, स्फेरिकल। ये मैंने बड़ी गंदी सी डायग्राम बनाई है राइट साइड पे, ठीक है। तो ये गंदी सी डायग्राम बनाई मैंने, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना नेट पे कि कैसी होती है स्फेरिकल सिमेट्री। अगर मुझे एंड में टाइम लगता तो मैं आपको दिखाती हूँ खुद ही। तो उसके बाद हमारे फोर्थ टाइप के मॉलिक्यूल आ गए असिमेट्रिक टॉप। असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें कोई भी जो होगी जो रोटेशनल एक्सिस होंगी वो इक्वल नहीं होंगी। आई इज नॉट इक्वल टू आई, बी इज नॉट इक्वल टू आई सी। मोस्टली जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स, दे आर योर असिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। और इनका जो अगर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा इंटरप्रिटेशन करना भी इनका जो है डिफिकल्ट होता है। इस केस में हम क्या करते हैं, कुछ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करके फिर हम इनका जो है स्पेक्ट्रा जो है वो स्टडी करते हैं। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन से क्या हम करते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब ये जो 4 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपने अच्छे से पढ़ लेने, इनकी एग्जांपल्स को अच्छे से जो है वो इंटरप्रेट कर लेना है, क्योंकि आपके कहीं पे भी आप एग्जाम दोगे, आगे कहीं पे भी कुछ भी दोगे, तो उसमें ये जो आपका ओब्लेट और प्रोलेट मॉलिक्यूल वाला टॉपिक था ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि ओब्लेट कहाँ होगा, प्रोलेट कहाँ होगा। हमको भी अभी तक कंफ्यूजन रहती है कि ओब्लेट होगा कि प्रोलेट होगा। तो इसको जो आपने अच्छे से ध्यान में रखना है, इसकी जो कंडीशंस है उनको अच्छे से ध्यान में रखना है। कहीं पे भी अगर आपको एग्जाम में या कहीं पे भी आपको कोई पूछ लेता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हैं, बताओ इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल कौन से टॉप का है, स्फेरिकली टॉप है, सिमेट्रिक टॉप है, एसिमेट्रिक टॉप है, तो ये आपको करना आना चाहिए। इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इसको पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगाई। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया तो वो मेरी बेइज्जती होगी। ठीक है, फाइन। Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट आते हैं हम रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल्स यहाँ आपने पहले भी सुना होगा। रिजिड रोटर क्या होता है ना, रिजिड रोटर, नॉन रिजिड रोटर, ये आपने सारा सुना हुआ पहले भी। अब रिजिड रोटर होता क्या है,
एक्चुअली आप जब भी हम बात करते हैं, हमको पता है कि जब कोई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें सिर्फ रोटेशनल मोशन ही नहीं होता, उसमें क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। और अगर मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहा है साइमल्टेनियसली, उसमें वाइब्रेशंस भी हो रही हैं, तो वाइब्रेशंस की वजह से वो क्या होता है, वो बॉन्ड लेंथ जो होती है मॉलिक्यूल की, वो मूव करती रहती है आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इसका मतलब वाइब्रेशन भी है, रोटेशन भी है। तो इसका मतलब कि जब मॉलिक्यूल रोटेशन कर रहा है तो जरूरी नहीं है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ड्यूरिंग रोटेशन सेम होगी, वो क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है। तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिजिड रोटर। तो जो रिजिड रोटर या रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है, इसको हमने एज्यूम कर लिया है, इसको पढ़ने के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया हुआ है कि जब मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं होती है। जब हम ये एज्यूम कर लेते हैं ड्यूरिंग रोटेशन, उस जो दो हमने मॉलिक्यूल लिया हुआ है उसकी बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है, दैट इज योर रिजिड मॉलिक्यूल। जबकि ऐसी कंडीशन नहीं होती, कि हम एज्यूम करके चलते हैं। जैसे हम आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हमें पता है कि आइडियल गैसेस एग्जिस्ट करती ही नहीं है, वो हमारी एक एजम्पशन है। विद रिस्पेक्ट टू हम उसकी चीजें पढ़ते हैं कि हाँ ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल के विद रिस्पेक्ट टू हम बाकी चीजों को जो है वो स्टडी करते हैं। तो वैसे ही अब हम पहले पढ़ेंगे रिजिड रोटर, फिर उसके बाद हम नॉन रिजिड रोटर पढ़ेंगे। ठीक है, रिजिड रोटर में हम क्या एज्यूम कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल जो है रिजिड है, ड्यूरिंग रोटेशन उसकी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रही है, उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल सिर्फ रोटेट कर रहा है, मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस नहीं हो रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिजिड रोटर। अब मैंने यहाँ पे दिख रही है सबको स्क्रीन? तो उसके बाद जैसे हमने दो एटम्स ले लिए, दो एटम्स हैं जो एक बॉन्ड से जो है वो जुड़े हुए हैं। जो एटम्स हमने ले लिया उनका जो मास है m1 और m2 है। किसी का माइक ऑन है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो, वरना माइक ऑफ कर दो। m1 और m2 जो है वो दो से जुड़े हुए हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर में लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास, हाँ एक और आपको बात बतानी थी कि सेंटर ऑफ मास जो है, कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई दो बॉडीज जुड़ी हैं जिनका मास जो है वो डिफरेंट है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ लाई करेगा, टूवर्ड्स द हैवी बॉडी, है ना। ये ना कभी करके देखना, जैसे आपका एक पेन है ना आपका, आप ना पेन को घुमा के देखना विदाउट कैप, और फिर देखना उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। फिर पेन को कैप लगा के घुमाना, ऐसे उसको रोटेशन देना, ऐसे देखते ना हम उंगली से घुमाते हैं पेन को, कभी कभी ऐसे गोल गोल घूमता है। तो विदाउट कैप आप पेन को घुमाना, आप उसमें नोटिस करना कि कौन सा पॉइंट है जो आपका रोटेट नहीं कर रहा। बीच में पॉइंट होता है कि उसी के अराउंड आपका पेन घूमेगा, तो वो क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ मास होता है। अगर आप पेन को कैप लगा दोगे, फिर आप उसको रोटेट करोगे, तो क्या हो जाएगा, जिस साइड पहले कैप नहीं थी वो लाइट वेटेड था, जब आप कैप लगी तो उसमें थोड़ा सा वेट आ जाएगा। फिर आप उसको रोटेट करना, तो आप देखना कि आपका जो सेंटर पॉइंट होता है जिसके अराउंड वो घूम रहा था पेन, वो आपका सेंटर ऑफ पॉइंट जो होता है अराउंड विच रोटेशन टेक प्लेस, वो चेंज हो जाता है। फिर करना कि जैसे एक साइड कैप तो लगी होती है पेन को, किसी दूसरे पेन की कैप खोल के ना पेन के पीछे लगा देना टेल पे, और फिर उसको घुमाना, फिर देखना उसका सेंटर ऑफ मास है वो चेंज हो गया होगा। ठीक है, ये करके देखना आप। तो इसीलिए जो सेंटर ऑफ मास होता है वो टुवर्ड्स हैवी बॉडी जो है वो लाइक करता है। तो अब हमने ये जो है दो एटम्स लिए हैं, रिजिड रोटर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि टू बॉडीज हैं m1 और m2। तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है या उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r0, और सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से बॉडी विच जिसका मास m1 है उसका डिस्टेंस r1 है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से या सेंटर ऑफ मास से जो बॉडी है m2 उसका जो डिस्टेंस है वो r2 है। और हमारी एक प्राइम कंडीशन ये होती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की क्या हमारी कंडीशन है कि m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे, जब हम मल्टीपल बॉडीज की या टू बॉडी की बात करेंगे, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हम
दो बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो इसको जब हम m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर को इलेबोरेट करके लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको m1r1 इंटू r1 प्लस m2r2 इंटू r2। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर देखो Yes, ma'am. m1r1 इज इक्वल टू m2r2 के इक्वल है। ये हमारी प्राइम कंडीशन है एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो m1r1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं m2r2 से, और m2r2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं m1r1 से। जब हमने उनको रिप्लेस कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया, r1 इंटू r2 जो है वो कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बच जाएगा आपका m1 प्लस m2। सिंपल मैथमेटिकल है, पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे देखो, राइट हैंड साइड पे क्या कंडीशन है, एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी m1r1 इक्वल टू m2r2 के इक्वल है। हम क्या करते हैं, r2 को रिप्लेस कर देते हैं। r2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टोटल बॉन्ड लेंथ किसके इक्वल है, r0 के इक्वल है। तो r0 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, r1 प्लस r2 के इक्वल होगा। r1 प्लस r2 जो है वो r0 के इक्वल है। तो r2 की हम रिप्लेस कर सकते हैं, r2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, r0 माइनस r1, r0 माइनस r1 लिख सकते हैं। तो हमने इक्वेशन में पुट कर दिया, r2 की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो हमारे पास, हमने इसको सिंपल मैथमेटिक का है तो उसमें हमने जो है वो r1 की वैल्यू निकाली। r1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, m2 r0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। जैसे हमने पहले r2 को रिप्लेस किया, वैसे ही हम फिर से एक कंडीशन लेंगे, उसमें हम r1 को रिप्लेस करेंगे, और r1 किसके इक्वल हो जाएगा, r0 माइनस r2 के इक्वल हो जाएगा। और वहां से हम जो है वो r2 की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। जब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को आपकी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 r0 स्क्वायर। और ये जो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, ये क्या है आपका, रिड्यूस्ड मास है ना, ये क्या है आपका, रिड्यूस्ड मास। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन जाएगा फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के, I इज इक्वल टू म्यू r0 स्क्वायर, where mu is your reduced mass and reduced mass is equals to m1 into m2 divided by m1 plus m2। ये तो थी हमने बात की जब टू बॉडीज की। तो मल्टीपल बॉडीज जब होंगी, 3 बॉडीज होंगी या 4 बॉडीज होंगी, तो उस केस में भी हम जो है वो रिड्यूस्ड मास जो है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके फाइन, यहाँ तक समझ आ गया आपको। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके इक्वल होता है, म्यू r0 स्क्वायर। अब हम बात करेंगे एनर्जी लेवल्स ऑफ रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब जो मॉलिक्यूल रोटेट करता है, या जो रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल है या नॉन रिजिड एटॉमिक मॉलिक्यूल की जब भी हम बात करते हैं, तो वो किस एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा है। जैसे हम, कुछ लोग फास्ट चलते हैं, कुछ लोग धीरे चलते हैं, तो सबकी अपनी अपनी एनर्जी होती है ना चलने की। वैसे ही मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी से रोटेट करता है, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि वो कितनी एनर्जी से रोटेट करता है। ये जो इस मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी से रोटेट करता है, ये सारा हम जो है वो क्वांटम में पढ़ते हैं। आप अभी क्वांटम केमिस्ट्री भी पढ़ रहे होंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज करके हम उसको सॉल्व करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में। वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी अभी कि क्वांटम केमिस्ट्री थी, मैंने आपको सीधे ये एक्सप्रेशन बताना है कि जो मॉलिक्यूल रोटेट करते हैं उनकी जो रोटेशनल एनर्जी होती है उसको निकालने का जो आपका फॉर्मूला है, ये मैंने जो ग्रीन पेन में लिखा हुआ है, दैट इज EJ इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I इंटू J प्लस 1। और ये जो एनर्जी है, दिस इज इन योर जूल्स, ये जो एनर्जी है किसमें है, आपकी जूल्स में है। अब h क्या है, यहाँ पे आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, 8 क्या है, आपका नंबर है जो कि कांस्टेंट है, पाई भी आपका कांस्टेंट है, और I आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और J क्या आ गया, ये J जो है दैट इज योर रोटेशनल क्वांटम नंबर। जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ते हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ते हो, वैसे ही रोटेशनल जो एनर्जी लेवल्स को हम जब डिफाइन करेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं एक एटम को हम स्टडी करते हैं, उसमें होता है ना हमारे पास अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है
बाकी वहां पे शेल्स होती हैं, शेल्स का अपना अपना क्वांटम नंबर होता है n इक्वल टू 1 2 3 4 5। वैसे ही मॉलिक्यूल जब रोटेट करता है वो किस रोटेशनल लेवल पे आपका रोटेट कर रहा है, उसकी कितनी एनर्जी है, दैट इज डिफाइंड बाय योर रोटेशनल क्वांटम नंबर। सो जर्नली आपने जब भी आपने ये पढ़ा होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जब आप पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप भी नोट करते हैं एन से, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करती है, उसकी वैल्यू वेरी करती है 1 2 3 4 5 6। तो लेकिन रोटेशनल क्वांटम नंबर जो है वो उसकी वैल्यूज क्या क्या होती है, 0 1 2 3 4। अब रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 2 3 4 क्यों है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 2 3 4 क्यों है, ये सारा आप क्वांटम में पढ़ोगे कि ये क्यों होता है। ठीक है, फाइन। उसके बाद ये जो एनर्जी मैंने यहाँ लिखी है ई जे इज इक्वल टू एच स्क्र अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई इंटू जे प्लस 1। ये एनर्जी क्या है आपकी जूल्स में है। ठीक है, ये किस में है आपकी एनर्जी, जूल्स में है। तो जूल्स में है, आई के आगे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल है आपका म्यू आर नॉट स्क्वायर के इक्वल है, और म्यू की वैल्यू है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस r2। अब जो एनर्जी है, एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हो, हमने पहले भी पढ़ा था, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। जनरली मैंने आपको बोला था कि हम जनरली बात जो है वो वेव नंबर में ही करते हैं। अब ये जो मैंने ऊपर एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस एनर्जी का एक्सप्रेशन को मैंने आपको बोला वो किस में लिखा हुआ है, जूल्स में लिखा हुआ है। तो राइट हैंड साइड पे एक बॉक्स है, वहां आ जाओ, वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि जो एनर्जी है जो आपके अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू की इक्वल होती है ना, एच न्यू की इक्वल होती है ना। यस मैम। यस मैम। मुझे ऐसा लग रहा है सारे सो गए हैं। ठीक है, एनर्जी किसके इक्वल है, एच न्यू के इक्वल है। और आपको ये भी पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट किसकी इक्वल होती है, 3 into वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल। जी क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ हेलो, लाइट मैम हाँ जी हाँ, स्पीड ऑफ लाइट, 3 3 into 10 into power 10 8 raised meter to per second. 8 meter per हाँ हाँ, स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to power 8 meters per second और 3 into 10 raised to power 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की इक्वल होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट जनरली आपकी किसके इक्वल होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। ये एक्सप्रेशन भी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसमें देखें तो आपकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो इस फ्रीक्वेंसी को आप जब डेल्टा ई जे में पुट करोगे तो ई जे क्या बन जाएगा आपका, दिस एनर्जी इन जूल। तो आप इसको लिख सकते हो एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। आपका 1 अपॉन लैम्डा जो है वो किसके इक्वल होता है, वेव नंबर के इक्वल होता है। तो जब हम इसको एक्सप्रेशन को इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ई जे अपॉन एच से, और 1 अपॉन lambda becomes your wave number and this is equal to delta EJ। EJ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो J लिखा हुआ ना मैंने इसका सब्सक्रिप्ट में, J रिप्रेजेंट कर रहा है योर एनर्जी इन जूल्स। तो अब ये वेव नंबर इज इक्वल टू एनर्जी इन जूल्स डिवाइडेड बाय HC। तो ये किस में आ गई आपकी एनर्जी, सेंटीमीटर इनवर्स में आ गई। तो आपने ये याद रखना है, कहीं पे भी कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, अगर आपकी एनर्जी जूल्स में दी हुई है, आपने उसको सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर लिखना है, तो आप उसको HC से डिवाइड करोगे। ठीक है, यस Okay, मैम। ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. Okay, ma'am. ओके फाइन। ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया कि हम उसको HC से डिवाइड क्यों करेंगे। तो क्योंकि ये पूरा जो है वो हमने इसको एक्सप्लेन किया कि जूल्स में अगर एनर्जी दी है, अगर उसको सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम उसको HC से डिवाइड करते हैं। इसका उल्टा, अगर आपको एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है तो अगर आप उसको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, HC से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, उसका उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा ना उसका, यस मैम। है ना। तो आपने क्या किया, एनर्जी अगर आपको जूल्स में दी हुई है, जो आपको एनर्जी जूल्स में दी हुई है उसको अगर आपको वेव नंबर की टर्म्स में या सेंटीमीटर इनवर्स की टर्म्स में लिखना है तो आप उस एनर्जी को HC से डिवाइड कर दोगे। अगर इसका उल्टा करना है, अगर आपको एनर्जी वेव नंबर में दी हुई है, सेंटीमीटर इनवर्स में दी हुई है, आपको उसको कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो आप उसको HC से मल्टीप्लाई कर दोगे। वो क्यों करोगे ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
तो अब तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम जूल्स टू सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइड एनर्जी गिवन इन जूल्स बाय hc। अब हमारा जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था EJ इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर I J इंटू J प्लस 1, जो ऊपर था एक्सप्रेशन जो मैंने आपको पहले बताया, वो जो था वो जूल्स में दिया हुआ था। अब हमको क्या करना है, इस एनर्जी के एक्सप्रेशन को सेंटीमीटर इनवर्स में जो है वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको HC से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको HC से डिवाइड करेंगे तो ये H से H कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, EJ अपॉन HC इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC J इंटू J प्लस 1। तो ये आ गया आपका सेंटीमीटर इनवर्स में। तो वो जो एनर्जी जो सेंटीमीटर इनवर्स में होगी, जो एनर्जी आपकी सेंटीमीटर इनवर्स में होगी, तो उसको हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से। समझ रहे हो, जो एनर्जी जूल्स में थी ना, उसको हमने सिंपल किससे कन्वर्ट किया था, सिंपल कैसे लिखा था, सिंपल E जैसा हम लिखते हैं E। उस एनर्जी को जब हमने कन्वर्ट किया सेंटीमीटर इनवर्स में, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन से। और ये जो J है, J इसमें आ गया आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, फाइन। यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब मैं कहीं पे भी अगर यूज करती हूँ सिंपल E, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाना चाहिए। सिंपल E का मतलब है एनर्जी इन जूल्स। अगर कहीं पे भी मैंने एप्सिलॉन लिखा हुआ है, एप्सिलॉन J, उसका सिंपल मीनिंग है दिस एनर्जी इज इन योर सेंटीमीटर इनवर्स। फाइन। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, मैम। ओके। अब देखो, अब ये जो एप्सिलॉन जे, जो रेड बॉक्स में मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, E एप्सिलॉन जे इज इक्वल्स टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC J इंटू J प्लस 1। दिस इज एक्सप्रेशन इज इन योर सेंटीमीटर इनवर्स और इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। अब देखो, H जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये टर्म, ये वाला नंबर क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया। 8 आपका कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, C आपकी जो है आगे स्पीड ऑफ लाइट, ये भी आपके सारे क्या है, ये टर्म्स आपकी कांस्टेंट है। अब अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपने पढ़ लिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ लिया, म्यू आर नॉट स्क्वायर होता है, म्यू आर नॉट स्क्वायर होता है। अब ये कोई मॉलिक्यूल, अगर हम कोई मॉलिक्यूल फिक्स कर लें, किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम स्टडी कर लें, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए स्टडी करें, मीथेन के लिए स्टडी करेंगे, H2 के लिए स्टडी करेंगे, क्लोरोफॉर्म के लिए, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम मॉलिक्यूल को फिक्स कर दें, तो उसके मासेस क्या होंगे, फिक्स होंगे। एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के उसका मास क्या होगा, फिक्स होगा, है ना। कोई एक यस पर्टिकुलर, मैम। है ना, कोई एटम मॉलिक्यूल जब हम लेंगे उसका मास होगा वो फिक्स होगा। अगर उसके मासेस फिक्स है, तो ये जो नंबर है म्यू, ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ये भी क्या होगा, फिक्स होगा। और जो आर नॉट है वो आपका बॉन्ड लेंथ है, वो तो फिक्स होता ही है। इसका मतलब अगर एक किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हम जब स्टडी करेंगे, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, वो टर्म भी चेंज नहीं होगी, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसीलिए आपका आई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब ये जो पूरी जो टर्म है, ये जो आपका H अपॉन 8 पाई स्क्वायर IC, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन गई आपकी, कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं B से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, B से रिप्रेजेंट करेंगे। B क्या आ गया आपका, कांस्टेंट आ गया। सो आपका एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा एनर्जी का, एप्सिलॉन जे इज इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस 1। ठीक है, फाइन। यस मैम। ठीक है, यस यहाँ मैम। तक सबको समझ में आ गया ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है। अब हम J, हमने B आ गया आपका कांस्टेंट, J आ गया आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर। अब J आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर है, तो अब हमने पहले पढ़ा, जो मैंने आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन पढ़ाया कि J की वैल्यूज आपकी क्या हो सकती हैं, J कैन बी 0, J कैन बी 1,
J कैन बी 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब देखो अपनी स्क्रीन के आप राइट हैंड साइड पे देखो। राइट हैंड साइड पे मैंने एनर्जी लेवल्स बनाए हैं रेड पेन से, और J और EJ की वैल्यूज जो है लंच डिक्की में ही पड़ा है, याद है। ये ले जाओ हेलमेट अभी। अच्छा अच्छा, तो अब देखो, अगर हम J की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है, अगर J की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो देखो क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्या आएगी 0 एनर्जी, क्या आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू, 0 0 0। गुड। अगर हम J की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपकी एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2B बी। ठीक है, अगर हम J की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6B 6B ठीक है, अगर 3 पुट की तो आगे आपके 12 भी, 4 पुट 12B करके इस तरह से आपके जो है एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, अब अपने मिडल में देखो, स्क्रीन के मिडल में मैंने मॉलिक्यूल बनाया है जो रोटेट कर रहा है। अब इससे हमें क्या पता चला, ये जो हमने एनर्जी की वैल्यू भी निकाल ली, रोटेशनल क्वांटम नंबर की वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज पुट करके उसकी एनर्जीज भी निकाल दी। एनर्जी जो है वो 0 होगी, अगर हम 1 पुट करें तो एनर्जी 2 भी होगी, अगर हम 2 पुट करते हैं एनर्जी 6 भी होगी, अगर हम एनर्जी 3 पुट करते हैं तो एनर्जी 3 पुट करते हैं अगर हम J की वैल्यू, तो आपकी एनर्जी 12 भी होगी। इसका क्या मतलब है कि जो आपका मॉलिक्यूल रोटेट करेगा उसकी एनर्जी या तो 0 होगी, उसकी एनर्जी या तो 2 भी होगी, उसकी एनर्जी या तो 6 भी होगी, उसकी एनर्जी या तो 12 भी होगी, उसकी एनर्जी ना कभी 3 भी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी 10 भी नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी 13 भी नहीं हो सकती, उसकी एनर्जी 8 भी नहीं हो सकती। मतलब जो एनर्जीज आपने निकाली उसकी वही पर्टिकुलर एनर्जी हो सकती है, इसके इन बिटवीन वाले जो नंबर्स हैं 1B, 3B, 4B, 5B, 7B, 8B, 9, 10, 11, 13, ये नंबर्स या इस एनर्जी से आपका मॉलिक्यूल कभी भी रोटेट नहीं करेगा। अगर आपका मॉलिक्यूल रोटेट करता है उसकी जो एनर्जी है वो सिर्फ इस इन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एनर्जी से ही रोटेट करेगा। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी और क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स। समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes व्हाट ma'am इज Yes, ma'am. व्हाट इज है ना, व्हाट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। सो आपकी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ये है। एक सेकेंड वेट करना, मेरा ना लैपटॉप डेड होने वाला है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा देती हूँ, ठीक है। okay ma'am एक मिनट वेट करना। प्लीज ले जाओ। हेलो, ठीक है, फाइन मैम जी। मैम ये जो रोटेशनल क्वांटम नंबर के लिए जो एनर्जीज हैं ये हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे 1 के लिए 2, 6, इसका कोई मतलब तरीका है? 4 का हम कैसे निकालेंगे ऐसे? क्या किसका 4 का? उसका J को 8 भी हो जाएगा ना मैम, क्योंकि 2 का डिफरेंस आएगा उसमें। क्या कह रहे हो? जैसे 3 की वैल्यू 6B, मतलब कि 6B का डिफरेंस आ रहा 3 में, हम्म 3 की, तो 4 में क्या आ जाएगा, उसमें हम 8 का डिफरेंस लेंगे। बच्चा, आप उसमें डिफरेंस थोड़ा ना लोगे, मैंने आपको कैसे बताया इक्वेशन एनर्जी भी को। चाहिए ना। ये देखो ना, ये आपने जो एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें आप 4 की वैल्यू पुट करो। देखो आपने लर्न क्यों करना है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। आपकी एनर्जी का एक्सप्रेशन है Bj+1। जे की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जे की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी, जे की वैल्यू 3 पुट करोगे तो आपकी क्या वैल्यू है। तो आप खुद से करोगे ना, ये तो कैलकुलेशन है सिंपल। जे की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा, करो। जे यस की वैल्यू मैम, वो 4, फॉर्म आप 20B.
ये आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? बोलो, जो पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? मैम आ गई समझ। अब आगे ना, ये आपने लर्न नहीं करना है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ये जो आपकी वैल्यूज आती हैं एनर्जीज निकाल के, तो आपकी मतलब कि जो आपका मॉलिक्यूल रोटेट करता है इन पर्टिकुलर एनर्जीज में ही रोटेट करेगा, उनकी वैल्यूज कभी इन बिटवीन ऑफ दीज नहीं हो सकती। जैसे कि अगर E1 पुट करके आपका 2B आ रहा है, E2 पुट करके आपका 6B आ रहा है, तो 2B और 6B के बीच में और कौन सी वैल्यू आ सकती है आपकी? 2.1B भी आ सकती है, 2.2B भी आ सकती है, 2.3, 2.4B, 2.6B, 2.7B, 2.8B, 2.9B, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। तो मैं कह रही हूँ कि जो इन बिटवीन वाली वैल्यूज है वो आपकी कभी नहीं हो सकती, मतलब कि आपका मॉलिक्यूल उन पर्टिकुलर एनर्जी से कभी रोटेट नहीं करेगा। ये जो आपकी एनर्जीज की वैल्यू आ रही है उन्हीं पर्टिकुलर एनर्जी से आपका मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, और इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब कि मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ कि यही है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स हम इसीलिए बोलते हैं, क्वांटाइज्ड जो हम टर्म है वो इसीलिए यूज करते हैं। आपने मेरा शायद पहला लेक्चर नहीं सुना होगा। समझ में आ गया? आप सबको लर्न नहीं करना है इसमें, ये आपने, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, चलो आगे। यस मैम। ठीक है, अब आ गया आपके डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दो एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम। अब देखो, दो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स का अगर हमें डिफरेंस निकालना है, अगर एक कोई पर्टिकुलर रोटेशनल लेवल पे है, जे पे है, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा उसका? J+1, J+1 होगा ना? यस मैम। ठीक है, यस मैम। J+1 होगा, और J+1 जो होगा वो क्या होगा? हायर एनर्जी लेवल देन द J। J+1 इज द हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल देन द J। यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो अब एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है उसमें J+1 पुट करोगे तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका? B J+1, J+1+1। और जब आप एनर्जी का एक्सप्रेशन EJ का पुट करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो जो आपका डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल आएगा, वो क्या एक्सप्रेशन बनता है आपका? वो बनता है आपका डेल्टा E इज इक्वल टू 2BJ+1। तो टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का अगर आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप जो है ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे, 2BJ+1। अब जैसे मैं बोलूं कि फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल में जीरो, आपका एक एनर्जी लेवल जीरो आ गया, एक एनर्जी लेवल मतलब J=1, J=2, J=3। मैं चाहती हूँ आप 2 और 3 के बीच में, मतलब वेयर द एनर्जी लेवल हैविंग J वैल्यू 2 एंड द एनर्जी लेवल हैविंग J वैल्यू 3, तो इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस निकाल लो। तो आप कैसे निकालोगे? आपने हमेशा जो J की वैल्यू पुट करनी है वो आपने लोअर एनर्जी लेवल की पुट करनी है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि 2 और 3 के बीच का डिफरेंस निकालो, तो जब आप यहाँ पे 2 पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2+1 3, 3×2 = 6, मतलब 6B। तो 2 और 3 एनर्जी लेवल के जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा आपका? 6B। तो अगर आप सिंपली भी देखोगे यहाँ से अगर निकाल के दूसरे तरीके से, तो आपका ये 2 एनर्जी लेवल हैविंग वैल्यू J=2 एंड एनर्जी लेवल हैविंग वैल्यू J=3, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका? 6B आ रहा है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूँ तो कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल हैविंग J वैल्यू 11 एंड हैविंग J वैल्यू 12, तो आप क्या करोगे? इसमें J में कौन सी वैल्यू पुट करोगे? लोअर एनर्जी लेवल वाली 11 वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, तो क्या डिफरेंस आ जाएगा? एनर्जी डिफरेंस 11 + 1 कितना हो जाएगा? 12, 12 to 24, तो 24B जो है 24B। ठीक है, तो ये 24B आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये एनर्जी डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये आपको याद रखना है, जब भी आपने एनर्जी डिफरेंस निकालना है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल, तो आपने जो J की वैल्यू पुट करनी है वो आपने कौन सी लेवल की करनी है? आपने लोअर लेवल। लोअर एनर्जी। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारे पास इंटेंसिटीज ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, पर इंटेंसिटीज क्या होती हैं जनरली? इंटेंसिटी होती है कि आपकी पीक कितनी ब्राइट आ रही है, कितनी शार्प आ रही है ना? अब
आपकी क्लास तो नहीं है अभी? यस मैम है। मैम 45। 45 है मैम। 45 पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। अब मैंने एनर्जी का आपको एक्सप्रेशन पता है सारे क्या होते हैं। अब इंटेंसिटीज जो है वो किस पर डिपेंड करेगी? इंटेंसिटी डिपेंड करेगी कि इंटेंसिटी क्या होगी। लेट आपके पास कोई सैंपल है जिसमें आपके एन मॉलिक्यूल्स है, आप एन मॉलिक्यूल्स हैं उस पे, ठीक है, एन मॉलिक्यूल्स है। लेट अब आपके जो सैंपल्स हैं आपने उसमें क्या है, कोई भी आप अगर सैंपल लेते हैं उसमें बड़े सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब वो सारे मॉलिक्यूल जो होंगे क्या वो सेम एनर्जी के साथ रोटेट कर रहे होंगे? नहीं, हर अपन एक मॉलिक्यूल जो है वो अपनी किसी एनर्जी के साथ रोटेट कर रहा होगा। अब लेट सपोज करते हैं अगर कोई मॉलिक्यूल आपका एनर्जी लेवल J इक्वल टू 2 पे है, तो जब हम उस पे माइक्रोवेव रेडिएशन फॉल कराएंगे तो वो जो मॉलिक्यूल है वो J इक्वल टू से मतलब कि वो सेकेंड एनर्जी लेवल से कहाँ कहाँ ट्रांजिशन कर सकता है, कहाँ कहाँ जा सकता है। क्योंकि आप जब मॉलिक्यूल को एनर्जी अप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका और फास्ट जो है वो मूव करेगा। जब आप वो और फास्ट मूव क्यों करेगा? क्योंकि उसको एनर्जी मिल गई है, इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ गई है। उसकी जब एनर्जी बढ़ गई है तो वो और फास्ट मूव करेगा, और जितनी उसकी एनर्जी बढ़ी है तो वो उस एनर्जी लेवल पे चला जाएगा आगे, है ना? ठीक है, यस मैम। है ना, यही होगा ना? यस मैम। ये जो मैं नंबर्स लेके आपको से समझा रही हूँ ना, 1 लाख 2 लाख, 1 से चला गया 2 चला गया 3, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। आपने पेपर में ऐसा कुछ नहीं लिखना है। कल क्योंकि एक स्टूडेंट मेरे को पूछ रहा था कि मैम ये बुक में तो ऐसा लिखा नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बुक मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि आपको समझ आ जाए, तो मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में जो है वो समझाया है, ठीक है। तो पेपर में वो मत लिख के आ जाना क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जो होती है 1 लाख 2 लाख 3 लाख होती है, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, वो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए था आपके आपको वो कंसेप्ट बैठ जाए कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या है ना, रोटेशनल एनर्जी क्या है, रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या है, या जो भी मैंने आपको चीजें समझाई होंगी। जैसे पेन को घुमा के देखो सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो पेपर में नहीं लिखना है कि पेन को घुमाना है, ठीक है, 1000, ठीक है। तो वो सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको समझा रही हूँ कि ये देखो कि ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपको लेमैन लैंग्वेज में समझाई होंगी, आप चीजों को रिलेट करके अच्छे से समझ आ सकती है, ठीक है। अगर मैं सबको साइंटिफिकली बोलूंगी दीज आर योर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, तो वो समझ नहीं आता है इतना, क्योंकि हम थे जब हमको भी समझ नहीं आता था। सिर्फ आपको चीजें को रिलेट करने के लिए मैंने आपको से थोड़ी सिंपल सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, लेकिन आपने पेपर में नहीं लिखनी है, ठीक है। अब ये सिर्फ मैं आपको इंटेंसिटीज समझाने के लिए, इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का समझा रही हूँ। आप देखो, मैं कह रही हूँ कोई एग्जाम्पल है उसमें एन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एक एनर्जी होगी, हर मॉलिक्यूल अपनी ही एनर्जी से रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज करते हैं कि कोई एक मॉलिक्यूल है, वो जो है वो उस एनर्जी लेवल पे बैठा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, J इक्वल टू 2 है। अब आप उस सैंपल पे अगर रेडिएशंस को फॉल करवाते हो, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करके वो और फास्ट रोटेट करेंगे। जब वो और फास्ट रोटेट करेंगे वो किसी हायर एनर्जी लेवल पे जो है वो चले जाएंगे। अब उसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कौन कौन से एनर्जी लेवल पे जा सकता है। अगर कोई मॉलिक्यूल एनर्जी लेवल जिसकी वैल्यू J इक्वल टू 2 है उस पे रिजाइड कर रहा है, तो रेडिएशन फॉल करके वो कहाँ कहाँ जा सकता है, वो J इक्वल टू 3 पे भी जा सकता है, वो एनर्जी लेवल J इक्वल टू 4 पे भी जा सकता है, J इक्वल टू 5 पे भी जा सकता है, J इक्वल टू 6 पे भी जा सकता है। यही पॉसिबिलिटीज बनती है ना, यस यस मैम। मैम। यस मैम। यही पॉसिबिलिटीज बनती है। वो किसी भी एनर्जी लेवल पे जा सकता है, वो कितनी एनर्जी गेन करता है और वो ऊपर को मूव कर जाता है। तो लेकिन जैसे मान लो अब क्या है, मान लो मेरी एनर्जी अगर 10 जूल्स है, ठीक है, मेरे को बाहर से एनर्जी मिलती है 20 जूल्स, तो मैं क्या करूंगी, मेरी एनर्जी 20 जूल्स थी, मेरे को और 20 जूल्स मिली, तो मैं मेरी एनर्जी कितनी होगी, 40 जूल्स होगी। अगर मेरी बाहर से अगर मुझे एनर्जी 50 जूल्स मिलती है, मेरी एनर्जी अगर 20 जूल्स है, 50 जूल्स अगर मैं लेती हूँ तो मेरी एनर्जी 70 जूल्स हो जाती है। अब मेरी बॉडी की एक टेंडेंसी होगी
कि मैं कितनी एनर्जी को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको कितना खाना खाना है, आप 3-4 दिन का खाना इकट्ठा नहीं खा सकते। आपको उस एक टाइम पे जितनी एनर्जी की जरूरत होती है आप उतना ही खाना खाते हैं। वैसे ही मॉलिक्यूल्स की भी टेंडेंसी होती है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी है वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। अगर आप उसको 40 जूल्स दे रहे हैं तो क्या वो 40 जूल एब्जॉर्ब करेगा? अगर क्या वो 50 जूल्स दे रहे हैं तो वो 50 जूल नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर मॉलिक्यूल की टेंडेंसी जो है वो, जैसे मैंने आपको बोला ना कि वो ट्रांजिशन करके 3 पे भी जा सकता है, 4 पे भी जा सकता है, 5 पे जा सकता है, 6 पे भी जाता है। लेकिन माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी कहती है मॉलिक्यूल अगर 2 पे है तो वो सिर्फ 3 पे ही जा सकता है। अगर वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अगर वो एमिशन कर रहा है तो वो 2 से 1 पे ही जा सकता है। मीन्स मेरे को आप एनर्जी चाहिए, लेकिन मुझे 20 जूल अगर मेरी एनर्जी है तो मुझे 20 जूल नहीं चाहिए। मेरे को आप थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी दो। मुझे पहले 10 जूल दो, वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, फिर मैं हायर एनर्जी लेवल पे जाऊंगी। फिर आप मुझे 10 जूल दो, फिर मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, फिर हायर एनर्जी लेवल पे जाऊंगी। फिर मुझे आप 10 जूल दो। तो मतलब मैं इकट्ठा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, मैं उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सेप्ट कर सकती हूँ। मेरी इतनी टेंडेंसी है कि मैं पहले एक स्टेप चलूं, फिर मैं दूसरा स्टेप चलूं, फिर मैं तीसरा स्टेप चलूं। मैं एकदम से 10 स्टेप क्रॉस नहीं कर सकती, ये मेरी टेंडेंसी है। तो जो मॉलिक्यूल अगर आपका किसी एनर्जी लेवल पे है, जैसे मान लो 2 पे है, तो वो 2 से सिर्फ 3 पे ही जाएगा। या अगर वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है, अगर वो एमिशन कर रहा है तो वो 2 से 1 पे वापस आ सकता है। वो 2 से डायरेक्ट 4 पे नहीं जा सकता। तो इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन रूल। इसको क्या कहते हैं हम? सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो आपका चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो क्या होना चाहिए आपका? +-1। मीन्स वो सिर्फ एक ही स्टेप चल सकता है। अगर आप मॉलिक्यूल पर रोटेशन फॉल करा रहे हो, या तो वो अगर वो J = 1 पे है तो वो 1 से या तो 2 पे जाएगा। अगर एमिशन हो रही है तो वो J से 0 J = 1 से J = 0 पे आ जाएगा। तो ये क्या होगी? स्टेप बाय स्टेप। अगर वो 1 से है, 1 से वो 2 पे जा सकता है, 2 से वो 3 पे जा सकता है, 3 से वो 4 पे जा सकता है। डायरेक्ट वो 0 से 2 पे नहीं जा सकता, डायरेक्ट वो 1 से 4 पे नहीं जा सकता। ये जो आपकी ट्रांजिशन है जो वो 2 स्टेप चल रहा है या 4 स्टेप चल रहा है, ये आपकी अलाउड ट्रांजिशंस नहीं है। आपकी अलाउड ट्रांजिशंस जो होती हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल चलती हैं। तो रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए आपका जो सिलेक्शन रूल है वो है ΔJ = +-1। समझ में आया? यस मैम। मैम ये सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी पे ठीक है। अप्लाई होगा, जैसे हमने हाइड्रोजन एटम्स के लिए भी पढ़ा था ना, उसमें हम मतलब 1 से 5 भी उसको करवा सकते थे एक्साइट। किसमें? मैम आपकी जैसे आवाज नहीं आ हाइड्रोजन रही। और हाइड्रो हेलो जी जी। मैम, जैसे ही आपने ये सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बोला कि प्लस ये ΔJ जो होगा +-1 होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ और हाइड्रोजन रोटेशनल लाइक। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो आपका सिलेक्शन रूल है वो है आपका ΔJ = +-1। ΔJ कैन नेवर बी +-2, ΔJ कैन नेवर बी +-3, +-4 ओनली। ΔJ = +1 ये आ गया आपका सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग ही आपकी जो है वो ट्रांजिशन होती है। जैसे ये आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, उसका ये जो है वो सिलेक्शन रूल है। जब आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे या कोई और स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे, उनके अपने सिलेक्शन रूल होंगे। और जो सिलेक्शन रूल होते हैं ये आप क्वांटम केमिस्ट्री के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल के बेसिस पे जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो आपका सिलेक्शन रूल है वो आपका ΔJ = +-1। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम इंटेंसिटीज के बारे में। इंटेंसिटी क्या होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है? इतने तक समझ आ गया सब? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके ओके यस मैम। ओके ओके। Thank ठीक you, है, फिर ma'am. हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके।